आज हम एकादश की कक्षा में अध्याय 9 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आदर्श माध्य के आवश्यक गुणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आदर्श माध्य के आवश्यक गुणों के लिए पुस्तक में बताया गया कि प्रोफेसर ह्यूल और केंडल ने अपनी पुस्तकों में कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया जो आदर्श माध्य के आवश्यक गुणों के अंतर्गत होना अति आवश्यक है। उन्हीं में से मुख्य बातें हैं कि आदर्श माध्य स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात आदर्श माध्य के अंतर्गत विषय वस्तु का समावेश इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो। और इसके लिए आवश्यक है कि आदर्श माध्य में बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है समझने में सरल हो। आदर्श माध्य में सांख्यिकीय रीतियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि वह जटिल और अस्पष्ट समकों को सरल ढंग से बोधगम्य बनाए, जिससे आसानी से कोई भी व्यक्ति उसे समझ सके। तथा उसमें खास बात जो बताया गया कि यह आवश्यक है कि ये प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आए हैं, तभी हम आदर्श माध्य के गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा गणना में सरल होना। आदर्श माध्य का तीसरा गुण यही है कि आदर्श माध्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जाए, इस प्रकार से हल किया जाए कि उसे सांख्यिकीय रीतियों से, जब हम ये सांख्यिकीय रीतियों का समकों का बीजगणितीय गणना करें तो सरल आए और स्पष्ट हो, उसमें किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो या अलग अलग उत्तरें न आए। चौथा है सभी संख्याओं पर आधारित होना चाहिए। आदर्श माध्य का जो माध्य है वह सभी पद मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला, सभी पद मूल्यों पर उस समान प्रभाव पड़ना चाहिए, पद मूल्यों का समान प्रभाव हो, बीजगणितीय विवेचना के योग्य होना चाहिए। अर्थात आदर्श माध्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि वह बीजगणितीय गणनाओं का विवेचना कर सके, उसमें बीजगणितीय विवेचना के आधार पर उसको सिद्ध किया जा सके, स्पष्ट किया जा सके। छठवां है आदर्श माध्य में निरपेक्ष संख्या का प्रभाव पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें प्रभाव ना हो, निरपेक्ष संख्या के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। कुछ समकों के प्रवेश करने से, कुछ समकों के निर्माण से किसी प्रकार के आदर्श माध्य के में किसी कोई प्रभाव ज़्यादा ना हो, ये विशेष बातें होनी चाहिए। सातवां है निदर्शों के परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव। जब हम आदर्श माध्य ज्ञात करते हैं तो बीजगणितीय रीतियों की तरह या बीजगणितीय रीतियों के माध्यम से, तो उसमें जो निर्दर्श है, निर्दर्शों का परिवर्तन करने से कोई उसमें ज़्यादा प्रभाव न हो, प्रभाव पड़े तो एकदम न्यूनतम प्रभाव पड़े। अंतिम है अनावश्यक रूप से अंतिम संख्याओं को प्रभावित न हो, अर्थात जो समकों की संख्या समक है, सांख्यिकीय समक, उनमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जैसा कि बोलते हैं कि कुछ संख्याओं के घटने या बढ़ने से उसके प्रभाव पर इसका प्रभाव न्यूनतम हो, क्योंकि यदि कुछ संख्याओं के बढ़ जाने से या घट जाने से उसका प्रभाव अत्यधिक होगा तो उसे आदर्श माध्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। ऐसा करने के लिए उसे आदर्श माध्य श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इसमें समकों को समावेश घटने बढ़ने से बहुत ही कम प्रभाव पड़े। इन बातों को ध्यान में रख करके हम एक आदर्श माध्य की कल्पना कर सकते हैं। शेष अगले काल में।